लेकिन मैं उन विपक्षियों में नहीं हूँ जो सही काम कई दिनों से बोला जा रहा है वार्ड पार्षद महोदय से, वो नहीं सुन रहे हैं। महसूस होती है हमको कमी का शौचालय का। शौचालय है, दूसरी चीज आवश्यकता है अस्पताल की। हालांकि अस्पताल तो होना चाहिए था, तभी नगर पंचायत का दर्जा होना चाहिए। यहाँ मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम होनी चाहिए। मल्टी हम लोगों के बच्चे खेल में आगे नहीं बढ़ रहे, क्या कारण? अगर जनता हमें नापसंद करती है तो मुझे जनता से कोई गिला शिकवा नहीं। मेरा मानना है ना कि जब जनता सवाल पूछती है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है, और मेरी ये छोटी छोटी प्रयासें हैं जिससे कि मैं समाज को एक नई राह देने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है ऑफिशियल करंट बिहार को। दोस्तों, मेरी प्रयास कुछ दिनों से जारी है कि मैं हाटा के समस्त जितने भी मुद्दे हैं मैं उसको उठा सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। उसी प्रयास का एक मोहरा बनने जा रहा है, और मेरे सामने सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हाटा नगर पंचायत के समाज सेवी श्री भरत सोनी जी मौजूद है। सर, आपका मेरे पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे अपने मंच पे बुलाने का जो कार्य किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस मंच का स्थापना किया है। इस मंच के स्थापना के लिए मैं आपका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आपने नगर पंचायत की जो जनता है, जो कुछ अपनी बातों को रखना चाह रही थी लेकिन कोई मंच नहीं मिल रहा था, और आपने इस मंच का स्थापना करके जो नेक कार्य किया है, लोगों का जो आवाज़ है वो बुलंद करने का जो आपने काम किया है, इसके लिए मैं आपका पुनः भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और तत्पश्चात नगर पंचायत हाटा जो हमारा जन्म भूमि और कर्म भूमि भी है, सभी नगरवासियों का जो यहाँ निवास करते हैं उनका मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय साझा करें। जी, मैं भरत सोनी नगर पंचायत हाटा का निवासी हूँ। मैं एक आम जनता की तरह अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं एक समाज सेवी के रूप में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, और मेरा अपना सोच है कि मैं जो भी करता हूँ मैं दिखावा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं दिखावा कुछ नहीं करता हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। जो लोग मुझे अपना समझ करके जिस उम्मीद के साथ मेरे पास आते हैं कि हम भरत सोनी के यहाँ चलेंगे और मेरा ये समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, उस तरीके से मैं उनका मदद करता हूँ, लेकिन कभी ओपन नहीं होने देता हूँ। चूँकि जो कोई आता है सर, तो एक विश्वास के साथ आता है, तो उस विश्वास पे खरा उतरना मेरा परम कर्तव्य है। और मुझे बहुत हार्दिक खुशी होती है कि भगवान ने मुझे उस लायक बनाया है कि लोग आते हैं और मैं उनका सेवा कर सकूं। बस इसी तरह मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। से पहले भरत सोनी एक व्यापारी के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर राजनीति में कदम ना रखे होते तो अब तक अपने आप को किस क्षेत्र में देख पाते हैं आप? देखिए, मैं पहले से ही समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा हूँ। मुझे याद है जब 2001 में कच्छ का भूकंप आया था, 2008 में कोसी का जब बांध टूटा था, उस समय हम पूरी टीम थी। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं स्वयं अकेले अपने दल पे नहीं, कुछ लोगों की टीम थी, जैसे चंदा इकट्ठा करके हमने भेजने का काम किया। और उसी समय मेरे अंदर समाज सेवा की लगन जगी सन 2001 से। अब तब से मैं समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा हूँ। और मैं क्या बताऊँ, जब मैं किसी का सेवा करता हूँ, किसी का सहयोग करता हूँ, तो मेरे अंदर इतनी खुशी महसूस होती है, मुझे इतना आत्मसंतुष्टि होती है कि उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिलती है। समाज सेवा चूँकि अपने लिए तो सब जीता है, दूसरे के लिए अगर कोई जिए तो उसकी आनंद की अनुभूति क्या होती है वो सेवा करने वाला ही जानता है, और मुझे अनुभूति होती है। अगले चुनाव में विगत बहुत कम मार्क्स से, बहुत कम अंकों से आप पीछे रह गए, इसका तो बहुत दुख हुआ होगा आपको, लेकिन इससे कुछ सीख मिला आपको? देखिए सर, मेरा जरा सा भी इच्छा नहीं था कि मैं राजनीति में हूँ। मेरा हार्दिक यही इच्छा थी कि जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ वैसे सेवा करता रहूँ, लेकिन मेरे कुछ अपनों ने मुझे प्रेशराइज किया कि नहीं भरत जी आप आइए। और देखिए, अब देखे होंगे यही कारण था कि मैं चुनाव के नॉमिनेशन के दिन, लास्ट जो अंतिम दिन था, उस दिन मैं नॉमिनेशन किया
उसके पहले मैं किसी से कोई चर्चा नहीं किया था कि मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूँ। और मात्र 15 दिन का समय मेरे पास बचा था प्रचार प्रसार करने के लिए। और यहाँ तक कि मैं जब फील्ड में जाता था तो मैं किसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लेकर भी नहीं जाता था, उसमें भी विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने जनता से रूबरू डायरेक्ट आमने सामने होकर के दिल से दिल मिलाने का काम किया। और फिर भी मेरे पास समय बहुत काफ़ी कम था, मैं सबसे टच भी नहीं कर पाया। लेकिन आपने रिजल्ट देखा, मात्र 9 वोट से मैं चुनाव हार गया। लेकिन उसका भी मुझे कहीं कोई ग्लानि नहीं हुआ कि मैं चुनाव हारा हूँ। मुझे बस एक बात की चिंता सता रही थी कि मैं रहता तो मेरे जो माइंड में चल रहा था किस इस तरह का विकास करना है, वो विकास जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका मुझे बस ग्लानि था। लेकिन जीतने के बाद भी आपने सर देखा होगा, जो कैंडिडेट चुनाव हार जाता है तो पूरा होपलेस हो जाता है और वो सामने दिखता नहीं है। जब जीतने वाले कैंडिडेट का जब जुलूस निकलता है तो हारने वाला कैंडिडेट सामने दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने दरवाजे पर खड़े होकर के जो हमारे डिप्टी चेयरमैन थे उनको मैंने अंग वस्त्र से सम्मानित किया, उनके माथे में पगड़ी बांधने का काम किया कि हमने अगर चुनाव नहीं जीता है तो आपने चुनाव जीता है और मुझे विकास की चिंता है, आप विकास कीजिए, हम जीते हार उससे क्या मतलब है। क्या बात है। और जनता का मैं आभार व्यक्त करने के लिए, हारा हुआ कैंडिडेट सर आभार व्यक्त करने के लिए कभी मार्केट में घूमता नहीं है, लेकिन मैं अगले दिन सबका आभार व्यक्त किया कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतना दिल से मेरा सपोर्ट कीजिएगा कि मैं मात्र 9 वोट से चुनाव हार जाऊंगा। ये जनता का प्यार है और मैं उस प्यार का सदा आभारी हूँ। क्या कभी लगा कि राजनीति छोड़ देना चाहिए? ऐसा तो देखिए, अब राजनीति में जब आ ही गए हैं तो अब नहीं लगता है कि अगर राजनीति में हम जैसे लोग नहीं रहेंगे, अगर अच्छे लोग राजनीति से जब दूर हो जाएंगे तो गलत लोग उसमें वर्चस्व कायम करेंगे। और जब गलत लोग वर्चस्व कायम करेंगे तो जो विकास होनी चाहिए विकास नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि अच्छे लोगों को, हमारे अलावा और भी जो अच्छे लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति को तन मन धन से करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ, राजनीति भी एक है जो सेवा का माध्यम है, राजनीति के माध्यम से भी सेवा किया जा सकता है। राजनीतिक व्यक्ति का केवल चुनाव लड़ना और सत्ता पाना उतना तक सीमित हो रहे है। जब राजनीति में आ गया तो एक तरफ से जनसेवा की भावना से आया है, तो लोगों की जो समाज की समस्याएं हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, जो निरंतर विचार करेगा वही अच्छा समाजसेवी है, वही राजनीति में क्या सफलता। वास्तव में लगता है कि हाटड़ा नगर पंचायत में विकास हो रहा है? देखिए, मेरे विचार से पहले की अपेक्षा विकास तो हो ही रहा है, लेकिन उस विकास में जो कमियां हैं उसको उजागर करना, चूंकि मैं 9 वोट से हारा हूँ, दर्जा तो मुझे विपक्षी का मिला है, लेकिन मैं उन विपक्षियों में नहीं हूँ जो सही काम का भी विरोध करे। सही है तो सही है, लेकिन जो उसमें कमी है उसको उजागर करना कि नहीं ये खामियां हैं उसको दूर किया जाए, ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार। गिनाना चाहेंगे? जैसे कि अभी पेयजल प्याऊ लगा हुआ है, प्याऊ तो लग गया, काम अच्छा हुआ, लेकिन उसका जो रख रखाव है, साफ सफाई है, वो चीज होना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मान लीजिए हम हैं, अपने घर पे जा करके आरओ का लगाए हैं, आरओ पानी पी सकते हैं, चापाकल से पी सकते हैं, लेकिन जो बाहर की जनता आती है उसके पास मजबूरी है, वो जब भी जाएगा, हर आदमी तो अमीर नहीं है, हमारा मार्केट जो है गरीबों का मार्केट है, गांव से लोग आते हैं, तो जब पानी पिएंगे और जब उसका रख रखाव साफ सफाई नहीं होगा तो सीधे वो पानी जब पिएंगे तो स्वास्थ्य पर सब दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। इसलिए मैं चाहूँगा नगर प्रशासन से कि लगाए हैं तो उसका रख रखाव साफ सफाई भी होना चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य। दूसरी चीज से कि अभी जो लाइट बिजली लाइटिंग का व्यवस्था है, बहुत जगह हमारे यहाँ शिकायत आता है कि भैया मेरे पोल का लाइट खराब है, बहुत दिनों से बोला जा रहा है वार्ड पार्षद महोदय से, वो नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, बिल्कुल जो भी नगर प्रशासन के पदाधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों,
आपको किसी ने अगर चुना है तो विश्वास के साथ चुना है उस पे खरा कि उतरे। हाँ, खरा उतरने की प्रयास कीजिए, और जहाँ भी जो शिकायतें आती हैं उसका त्वरित निदान होना चाहिए। जो आपका सबसे बड़ा देखिए प्राथमिकता महसूस होती है हमको कमी का, शौचालय का। शौचालय। एक सुंदर, सभ्य और स्वच्छ समाज की कल्पना अगर किया जाए तो उसका मूलभूत आधार क्या है? शौचालय होना चाहिए। चूंकि सर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अपने ऊपर हम अनुभव करते हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें शौच महसूस होता है तो कैसा हमको महसूस होता है? तो जब गांव से लोग आते हैं, बहुत सारे जो गांव के कस्टमर आते हैं, तो बहुत दुकानदार अपने घर में उनको शौच वगैरह के लिए भेज देते हैं, लेकिन जो ग्राहक बन के नहीं आते हैं उनको खुल के बहुत कह नहीं परेशानी का पाते हैं। सामना जी, करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा, नगर प्रशासन से मांग करूंगा कि सारा काम रोक करके अगर संभव हो तो शौचालय। यहाँ 2 से 3 सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए, जिसमें महिलाओं के साथ साथ वृद्धजन और दिव्यांगजन की व्यवस्था हो उसमें। हाँ, भले ही उसका रख रखाव की परेशानी आएगी, कैसे रख रखाव होगा, उसको पे एंड यूज कर दिया जाए, लेकिन इसकी अवस्था नितांत है, प्राथमिकता के तौर पर बताना चाहूंगा। दूसरी आवश्यकता यहाँ क्या है? दूसरी आवश्यकता है अस्पताल की। यहाँ नगर पंचायत में हालांकि अस्पताल तो होना चाहिए था, तभी नगर पंचायत का दर्जा होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश सरकार अपने क्या, उसकी क्या मंशा रही होगी, यहाँ नगर पंचायत में कर दिया। हमें खुशी है कि गांव से नगर में हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ अस्पताल की होनी चाहिए, जरूरत है उसकी, महसूस है। अभी मान लीजिए, फर्क कीजिए सर, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, कोई आकर के मोटरसाइकिल से चाहे 4 व्हीलर से किसी को धक्का मार देता है, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाता है कि हम डिस्टर्ब हो गए, चोट लग गया। दूसरा का सबसे ज्यादा बर्डन क्या पड़ता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, भभुआ जाएं, चंदौली जाएं कि बनारस जाएं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में मैं ये नहीं दोष देता हूँ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, संभव नहीं है तो बगल में हम लोगों के खरीगांव हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है खरीगांव में, जो नगर पंचायत से बहुत दूरी पे नहीं है। वहाँ डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, इसका निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण होना चाहिए और दायित्व भी होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, चूंकि आपका एक कर्तव्य है। ठीक है, नहीं है, आप उसके लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं है क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो बगल में है उसका रख रखाव, डॉक्टर सही से बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, इसका रख रखाव होना चाहिए। क्या बात है। बहुत सारी समस्याओं में स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नजर आई, और सवाल मेरी भी कि क्या हाटा नगर पंचायत तैयार है स्वास्थ्य के लिए। बहुत सारे लोगों का शिकायतें हैं कि आप विपक्ष की ओर से होते हुए भी आप विपक्ष की तरह बिहेवियर नहीं रखते। चूंकि सर मैंने बताया है, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, जो चीज़ कमी है मैं टेलीफोनिक तौर से बोलता हूँ कि आपका ये कार्य जो है गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। रही बात, लोग अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम विरोध करना शुरू करें, जैसा मुनासिब होगा मैं करूँगा। अगर, लेकिन मैं अपनी जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जो आपके नज़रिए में है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग होते हैं, कुछ काम करते हैं सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, मेरा वो नेचर नहीं है। लेकिन अगर आम जनता के बीच में ऐसी धारणा है कि नहीं विपक्षी की भूमिका नहीं निभा पाते हैं, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रखूंगा, अपने विचार रखूंगा, दमदारी के साथ रखूंगा। बिल्कुल, ये चीज होना चाहिए। ये लोगों का डिमांड था, तो शायद आपको खरा उतरना नहीं, ठीक है, बढ़िया है। आपकी ऐसी कोई आदतें हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं? वैसी तो कोई आदत नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी आदत रहेगी तो छोड़ने की आदमी संभावना व्यक्त कर सकता है कि ये मेरा बहुत बुरी आदत है, इसको मैं छोड़ दूं। वैसा तो कुछ नहीं, जो भी है जनरली है, मैन्युअली है। आप मोबाइल चलाना पसंद करते हैं या फिर किताब पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं, मैं मोबाइल चलाना उतना पसंद नहीं करता हूँ। मैं जो उसकी आवश्यकता मुझे जो महसूस होती है वो चीज़, मैं भजन भाव में ज़्यादा मन करता हूँ। यहाँ मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम होनी चाहिए, मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम, चूँकि जो यहाँ के युवा वर्ग है वो मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम जब रहेगा
तो उसमें हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, गतका हुआ। अभी आ रहा है बिहार से हमारे जो चीफ हैं प्रदेश अध्यक्ष गतका एसोसिएशन को हमको फ़ोन किए थे कि भरत जी वहाँ देखिए उसका सेंटर डेवलप कराइए गतका का। बोले ठीक है सर। और उसके बाद वॉलीबॉल हुआ, हॉकी हुआ। तो एक ऐसे मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का है निर्माण हो जो नगर पंचायत के अधीन है, हो सकता है मे बी अगर चाहे तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर जो खेल की भावना वो जागृत होगी। अभी देखिए सर, हम लोगों के बच्चे खेल में आगे नहीं बढ़ रहे, क्या कारण? बिल्कुल। जो ये सुविधा है नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। अभी चाइना को देखिए, सारे मेडल वही ला रहे हैं। इसकी होनी चाहिए। मैं चाहूँगा, मैं नगर प्रशासन से अपनी बात को रखूँगा कि अगर संभव हो तो एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के यहाँ निर्माण कराया जाए। उनके अधीन है, कार्य के अधीन है। अगर आपको नगर पंचायत इस बार भी मौका अगर नहीं देती तो फिर क्या करेंगे? राजनीति छोड़ देंगे या फिर जारी रखेंगे? नहीं, देखिए, अगर जनता हमें नापसंद करती है तो मुझे जनता से कोई गिला शिकवा नहीं। जो प्रेम पहले है था, आज भी है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले जो प्रेम था, आज भी वही प्रेम है। मैं तो हारा हूँ कैंडिडेट हूँ। भविष्य में भी अगर जनता मुझे नहीं चाहती है तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। जो मेरी सेवा है वो निरंतरता जारी रहेगी आजीवन। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं सेवा। जो हाटा नगर पंचायत के सभापति और उप सभापति महोदय हैं, उनसे कुछ सवाल आपके। मैं उनसे मांग करूंगा कि जो भी आपके द्वारा कार्य कराए गए हैं उसका सही तरीके से रख रखाव हो, उसका सही तरीके से निगरानी हो। चूँकि कार्य कर देने के बाद जब उसका रखवाली नहीं करिएगा आप एज ए गार्जियन, क्योंकि आप गार्जियन हैं, तो वो फिर बिल्कुल बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका रख रखाव होना जरूरी है। और दूसरी चीज़, मैं विशेष तौर से अपने सभापति महोदय से कहना चाहूँगा, जो नाली का निर्माण हो रहा है उसका पानी का निकासी सही तरीके से किया जाए। कहीं कहीं ऐसा भी नाली का निर्माण हुआ है कि नाली का पानी जिधर जाना चाहिए उधर नहीं बल्कि उल्टे तरफ जा रहा है। तो परेशानियां और बढ़ जा रही हैं। कुछ लोगों के घरों में पानी जा रहा है। ये समस्या है सबकी। कई लोगों ने कमेंट भी डाला इस थोड़ा सा वो देखेंगे अपने स्तर से, क्योंकि नगर पंचायत का पैसा आम जनता की पैसा है। जो काम कर रहा है वही पैसा ले रहा है। वहाँ बस थोड़ा सा देखभाल करने की आवश्यकता है। मटेरियल भी उतना ही लग रहा है और बिना देखे अगर वो काम बिगड़ जा रहा है, परेशानी सबको। मुझे लगता है कि जितना भी काम हुआ है वो सारे काम, विकास के जितने भी काम हैं, सबका लेखा जोखा जनता के सामने होना चाहिए। अगर ये पारदर्शिता हो तो अति उत्तम है। हमने तो सोचा था अपने चुनावी दौर में कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा, कोई भी फंड आएगा तो पूरे नगर प्रशासन की जो टीम है और जो आम जनता की जो मतलब आम जनता के कुछ लोग, सबका तो संभव नहीं है, जैसे हर वार्ड से 10-20-50 लोगों का एक जोड़ करके एक लंबा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और कोई भी योजना आ रही है उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाए ताकि उसकी पारदर्शिता बरकरार रहे, ताकि सब आम जनता को, चूँकि मान लीजिए पूरे नगर पंचायत में 1000 लोगों का हम ग्रुप बना दिए, 1000 तक जो मैसेज प्लेस होगा कि ये योजना है, इस पर काम होने जा रहा है और इसका बजट इतना है, खर्च इतना है, तो लोगों के अंदर बजट के प्रति पारदर्शिता आएगी और 1000 लोग 5000 लोगों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ हमने सोचा था और मैं कहना चाहूँगा अपने सभापति महोदय से कि अगर ऐसा होता है तो पारदर्शिता बनी रहेगी, विकास भी आगे होगा और तेज होगा। जैसे लोगों ने कहा कि आप कभी स्कूल्स में जाकर के कभी बच्चों को मोटिवेट किया है, ये पेरेंट्स का सवाल है। जी, वैसा तो 1-2 स्कूल में मैं गया था, उसके अलावा ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि जो सही है वो चीज़ ही मैं बताऊँगा। मुझे झूठ पसंद नहीं, मुझे सत्य ही पसंद है। वैसा मौका नहीं मिला। 1-2 स्कूल्स में मैं गया था और उसके बाद कभी वैसा मौका नहीं मिला कभी जाने का। हाटा नगर पंचायत में जगन्नाथ यात्रा हो रही है, उसकी प्लानिंग प्रशासन की ओर से क्या है? जो इस्कॉन सेंटर कमेटी काम करती है उसमें कुछ मेंबर्स हैं, तो जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं कमेटी के द्वारा तय की गई हैं। जैसे
शीर्ष 108 हाई स्कूल मैदान से रथ यात्रा का शुभारंभ होगा और प्रजापति वाटिका 3 में जाएगा, वहाँ समापन होगा। जितने भी उस रथ यात्रा में भक्त भाग लेंगे, सारे लोगों के लिए वहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है। चूँकि प्रचार प्रसार काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुआ है, भीड़ होने की भी संभावना है ज़्यादा। भभुआ से भक्त लोग आएंगे, अगल बगल गांव से भी आएंगे। चूँकि जो पिछले 5 सालों से जो कथा हो रहा है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है लोगों को, और लोगों के अंदर भक्ति की जो भावना है जागृत हुई है, तो निश्चित तौर से भीड़ तो होगा ही। उस कंडीशन में प्रशासन को सूचना दे दी गई है और प्रशासन के द्वारा सकारात्मक आश्वासन भी मिला है। प्रशासन की तरफ से जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवान वगैरह हैं, हम आपको प्रोवाइड किया हाटा जाएगा। हाई स्कूल के प्रांगण में सुबह में 6 बजे 5:30 बजे योगा का कार्यक्रम चल रहा है। कई लोगों का मानना है कि इसे थोड़ा जोर शोर से आगे बढ़ाया जाए, सबसे एक राय लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं और इसे आगे बढ़ाने में उनकी क्या योगदान है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? योगा तो मस्ट होना ही चाहिए सर। जी। मैं बता दूं, मुझे खुशी हुई आपका जो ये सवाल आया। मैं विगत 20 सालों से मैं योगा करता हूं और उस योगा का ही दिन है कि मैं इस उम्र में भी पूरी तरह से हेल्दी हूं, कहीं कोई मेडिसिन का कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। योगा ही ऐसा चीज़ है कि पूरे शरीर के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, सबको ठीक करने का काम करता है। अगर अंग्रेजी दवा में हॉस्पिटल में जाइएगा तो अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है तो केवल किडनी का इलाज करेगा, लीवर खराब है तो लीवर का इलाज करेगा, पैर में मोच है तो उसका इलाज करेगा, ब्रेन में प्रॉब्लम है तो ब्रेन का इलाज करेगा। लेकिन योगा ही एक ऐसा चीज़ है कि जो पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। मैं चाहूँगा उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार हो, और मैं भी कई बार प्रयास किया वहाँ जाने के लिए, लेकिन एक बार ही मौका मुझे मिला, नहीं तो मैं घर पे ही करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। आपको ये बता दूं सर, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि योगा मेरी दिनचर्या में शामिल है। अगर मैं ट्रेन से भी सफ़र करता हूँ तो मैं उस सीट में बैठ के अपना योगासन जो है कर लेता हूँ। मुझे कोई हिचक नहीं होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। इसमें समाज को क्या कहना चाहेंगे कि इसे आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। इस जो जीवन है जिसमें किसी के पास कोई समय नहीं है, सबके दिनचर्या में अगर कोई चाहे कि हम खाली हैं तो ऐसा संभव नहीं है, कोई किसी न किसी काम में बिजी जरूर है। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सारे व्यस्त समय में से आधे घंटा योगा के लिए आप निकालिए। अगर स्वस्थ सही है, सारा जहाँ है, स्वस्थ सही नहीं है, कहीं कुछ हाटा नगर पंचायत में कई दिनों से शिकायतें आ रही हैं कि राशन कार्ड बनवानी है उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, वृद्धा पेंशन की अगर प्रोसेस लगानी है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, कॉलोनी पास करानी है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए पैसा देना पड़ता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही है? देखिए, पैसा देना तो किसी भी कीमत में सही नहीं है, लेकिन एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता का भी इसमें गलती माना जा सकता है। क्योंकि सरकार का जो प्रोसेस है, मान लीजिए हमने वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया तो जो सिस्टम से वो तो बनेगा ही, लेकिन जनता के बीच में एक क्या है भ्रम पैदा हुआ है कि अगर हम जाएंगे संबंधित पदाधिकारी से, अगर नहीं मिलेंगे, कुछ उसको नहीं देंगे तो मेरा नहीं बनेगा। ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जबकि अगर लोग डिटरमाइंड हो जाए कि नहीं हमने आवेदन कर दिया है और सरकार का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से बनेगा, और लोग अगर संयम बरतें तो बिना पैसे दिए काम हो सकता है। इसके लिए कहीं ना कॉलोनी कहीं पास अपनी कराने सोच के लिए या फिर कोई भी काम के लिए ये एक अवधारणा बन चुकी है कि मुझे पैसा चाहिए। इस अवधारणा को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज हो? लोगों के अंदर जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों के माइंड को वॉश करना कि आप अगर उस लायक हैं तो निश्चित रूप से आप उसके पात्र हैं, तो जरूर आपको उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आवेदन किया है तो निश्चित रूप से वो आपका आवास बनेगा। आप पैसा दीजिएगा तब भी, नहीं दीजिएगा तब भी, चूँकि सिस्टम है वो। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे दीजिएगा, 1 से 100 तक मान लीजिए आवेदन हो गया तो जो ही पदाधिकारी है, जो ही प्रतिनिधि हैं, उनके पास वो पावर नहीं है कि
90 वाले को आपको दे देंगे आवास और 80 वाले को नहीं देंगे। जब भी होगा तो 80 वाले को देने के बाद ही 90 वाले पे आएंगे। तो सोच तो बदलनी पड़ेगी। अब यहाँ माइंड में कब है कि हम नहीं देंगे तो नहीं होगा, इसको तो खुद से चेंज करना होगा ना। यानी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता को कह रहे हैं कि वो गलत है, हाँ, बाकी जो ले रहा है वो सही है। नहीं, अगर नहीं दीजिएगा तो कोई नहीं देगा। अगर नहीं दीजिएगा, हम नहीं देंगे तो कैसे कोई ले लेगा? जबरदस्ती तो लेगा नहीं, उसका भी प्रोसीजर है। अगर ऐसे कोई सरकार मान की ओर से कोई फंडिंग नहीं आती है, कोई भी प्रकार की फंडिंग नहीं आती है, तो क्या कोई वैकल्पिक उपाय है, प्लानिंग है कि उससे समाज सेवा हो सके? देखिए, जो भी संवैधानिक अधिकार है उसका जितना हो सकेगा उसका उपाय करके सेवा किया जा सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर नगर पंचायत के विकास के लिए फंड तो आना ही है। अगर किसी परिस्थिति वश नहीं आता है तो कुछ हद तक किया जा सकता है। जैसे बहुत बड़ा अमाउंट है वो तो आप नहीं कर सकते हैं पॉकेट से, लेकिन जहाँ मदद करने की आवश्यकता हो, इमरजेंसी है, दुख की घड़ी है, वहाँ तो आप सेवा कर ही कर सकते हैं। जितना भी संवैधानिक आपका इस्तेमाल करने का जो शक्ति है आप यूज करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इस बार हाटा नगर पंचायत की तमाम जनता आपको इस बार मौका देती है, तो विगत 100 दिनों में आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? ये तो चुनाव में भी टाइम है सर, और फिर भी मैं जनता चाहूँगा जागरूक है। मैं चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से कि चुनाव जब नज़दीक आएगी तो 100 दिन का नहीं, मैं पूरे 365 दिन का प्रत्येक वर्ष एक मैनिफेस्टो तैयार करके और जनता के बीच में रखने का काम करूँगा। और डे टू डे क्या होना है क्या नहीं होना है सारी जनता उसकी जानकारी रखेगी। उस हिसाब से हाटा नगर पंचायत को किस रूप में देखते हैं? आपके लिए हाटा नगर पंचायत क्या है? नगर पंचायत हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मातृभूमि है, तीनों मेरे लिए। इसके लिए जो भी मुझे करना होगा उसके विकास के लिए मैं जब तक जिंदा रहूँगा अथक प्रयास करूँगा कि नित्य निरंतर विकास की गति को छुए और एक मिसाल बने। लोग नाम लें कि नगर पंचायत हाटा भी एक ऐसा जगह है जहाँ सारी सुविधाएं वहाँ उपस्थित हैं। बार बार मुद्दा उठाते हैं रोड पे जाम की समस्या को लेकर के। मैं हर पॉडकास्ट में प्रयास करता हूँ कि लोगों से राय जानूं कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है जाम। तो क्या आप इस पे क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। नगर पंचायत हाटा की जो जाम की समस्या है नासूर बन चुकी है। इसके लिए मेरे विचार में ऐसा होना चाहिए जैसे कि नगर प्रशासन की जो टीम है और जो यहाँ के व्यवसायी वर्ग हैं, जो दुकानदार हैं या फिर गांव में जो निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा जाम की समस्या बाजार में ही है। तो निश्चित रूप से यहाँ व्यवसाय करने वाले व्यवसायी हैं, तो उनके बीच और नगर प्रशासन के बीच प्रत्येक महीने एक बैठक आयोजित किया जाए कि जो भी अतिक्रमण की समस्या, जैसे कि कुछ लोग हैं कि अपनी दुकान का सामान रख देते हैं चबूतरे पे, वो भी जाम का कारण बनता है। सबसे बड़ा जाम का कारण क्या है? जो ई रिक्शा वाले हैं सर, ठेला वाले हैं, टेम्पू वाले हैं, वो बेतरतीब ढंग से जहाँ तहाँ यत्र तत्र खड़ा हो जाते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं वो जाम का कारण बन जाती हैं। उनको जिसे मीटिंग होगा, जब नगर प्रशासन का और व्यवसायियों का मीटिंग होगा तो उसमें ये निर्देश दिया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा कि जो भी यत्र तत्र जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको बोलना है कि थोड़ा सा आगे बढ़ो, चलते रहो। चलते रहेंगे जाम की समस्या कम होगी। दूसरी चीज, नगर पंचायत के तीनों छोर पे एक मिडिल स्कूल, एक आपका हो गया वो दुबेक सरैया जो रास्ता आता है खड़ियावा से, एक पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि जो छोटे छोटे वाहन हैं वहाँ पार्क हो और लोगों को अगर कहीं जाना तो वहाँ जाकर के स्टैंड से पकड़ें। और तीसरा सबसे बड़ा, अगर जाम को कम करना है तो एक टाइमिंग बांधा जाए जिसमें नो एंट्री का होता है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो पेपर की हेडलाइंस में इसको डाला गया था कि सुबह 6 बजे से या 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक बड़ी बड़ी वाहनों को इस मार्केट से रोका जाए।
लेकिन फिर भी ये हेडलाइंस तो केवल पेपर पे ही रहा, बाकी उसको तो अमल नहीं किया गया, दोबारा तो नहीं गया। हाँ, वो केवल पेपर में ही रह गया। तो मैं चाहूँगा नगर पर प्रशासन से मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि जो आपने, चूँकि मुझे जानकारी है कि एक बार मीटिंग भी हुआ था, उस मीटिंग में ये पास हुआ था प्रस्ताव, तो उस प्रस्ताव पे अमल करने की ज़रूरत है। सुबह 6 से रात 8 बजे तक अगर नो एंट्री होता है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं आएँगी, तो बहुत हद तक जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर मैं अपने सभापति महोदय से और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदया जी, उनसे मेरी बात हुई थी इस मैटर पे। तो बोली कि हाँ, अब इस पे चर्चा चल रहा है, इसको करना है। और वैकल्पिक तौर से मैं उनको, हमसे वो पूछी क्या हो सकता है जो भी वैकल्पिक रूप से कि जाम की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो उनके लिए जो मेरे विचार में आया एट ए टाइम, मैंने बोला कि मैम, जो ये पोखरा है, पोखरा के दक्षिणी साइड में कुछ जो नाली वाली बना है, अगर थोड़ा सा इसमें मिट्टी भर दिया जाए तो छोटी मोटी गाड़ियां हैं, जैसे ई रिक्शा हुआ, ऑटो हुआ, बाइक वाले हो गए, सबसे ज़्यादा जाम नहीं करते हैं। अगर उनको सिमुहानी पे जाना है या फिर मिडिल स्कूल पे जाना है तो चौक होके जाएंगे या आज़ाद चौक होके जाएंगे या महावीर होकर चौक पे जाएंगे, तो जाम का कारण बनेगा। और जिनको जाना है इधर से पोखरे की तरफ से, इधर से निकल के चले जाएंगे सुदामा जी की मिल होते हुए। तो बाईपास उसमें का मुझे, इस्तेमाल उसमें वो सकारात्मक आश्वासन मिला। आश्वासन मिलने कुछ ही दिनों के बाद वो मिट्टी भराई का कार्य हुआ है, और जिससे आवागमन बहुत सुलभ हुआ है, जाम की समस्या बहुत हद तक कम हुई है। लेकिन इसको निरंतर बरकरार रखने के लिए मीटिंग की आवश्यकता है, व्यापारियों में और नगर पंचायत के पूरे कोटा टीम नगर के साथ। पंचायत के 2 पोखरे का निर्माण जोरों शोर से चल रहा है। इसमें उत्तरी पोखरा और दक्षिणी पोखरा का नाम दिया गया है। लेकिन इसकी जो डायग्राम बनाई गई है ना, ये बहुत भयावह बनाई गई है। आपको भी शायद नज़र आ रहा होगा। क्या ये ऐसे ही बरकरार रहेगा या फिर इसकी कुछ अलग मोमेंटम सारे तैयार किया नगर जाएगा? के प्रतिनिधि, ईओ मैडम जुटी हुई थी, वो आई यहाँ पोखरे पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आगे का इसमें क्या है फोकस, क्या करना चाहती हैं। तो चेयरमैन साहब द्वारा बताया गया कि जितना भी सीढ़ी बना हुआ है, जितनी सीढ़ियाँ भी बनी है, उतना ही सीढ़ियाँ फिर आपको पूरब साइड में बनने की प्रक्रिया में है, तो प्रक्रियाधीन है अभी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया पर्सनल कि मैम, जो अभी प्रक्रियाधीन है, जिसको टेंडर मिला हुआ है, जितनी भी लंबाई चलो, उसमें मेरा कोई टिकट टिप्पणी नहीं है कि आप कम करें या उससे ज़्यादा करें। लेकिन जो इसके सट करके बनने वाला है, वो दक्षिणी जो भिंड है, पोखरे का भिंड दक्षिणी साइड में, वहाँ अगर बन जाता तो इसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती। दूसरी चीज़ है कि वो उधर जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव रुक जाता है। और उधर जो घाट बनेगा तो लोग स्नान वगैरह करेंगे, तो वहाँ जो पेशाब खाना टाइप पे जो हो गया है, लोग कहीं से भी आते हैं शौच करते हैं, सुलभ शौचालय कमी के चलते, वो भी बंद हो जाएगी, साफ सुथरा वहाँ का वातावरण हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो छठ जब होता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा महान पर्व है छठ। जब छठ होता है तो जो छठ व्रती है उधर जाती है तो बहुत रिस्क में जाती है, कब उनका पैर फिसल जाएगा कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह। तो क्या हाटा नगर पंचायत की टीम तैयार है इसके लिए? हाँ, वो कार्यपालक पदाधिकारी महोदया की तरफ से मुझे सकारात्मक आश्वासन भी मिला है, और बोली है कि नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो घाट इधर निर्माण होना है उस साइड में निर्माण। अब देखिए भविष्य के गर्त में क्या होता है। इसकी गहराई देख करके लोग डर रहे हैं। बच्चे शायद गिर सकते हैं, मवेशियाँ गिर सकती हैं, तो इससे दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इस पर प्रशासन को और यहाँ तक कि सभापति महोदय को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम बच्चे भी देख रहे होंगे, इन बच्चों को क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों को और युवा वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा है, उस शिक्षा के प्रति आप समर्पित रहिए, और जब तक आपका पढ़ने की उम्र है, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। शिक्षा ही एक, आपके सवाल पे सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का एक बार मैं पढ़ रहा था उनका जीवनी, एक लाइन मुझे याद हो गया
तुम्हारे पैर में जूते हैं या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाथ में किताबें होनी चाहिए। क्या बात है। तुम्हारे पैर में जूते हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाथ में किताबें होनी चाहिए। ज्ञान और शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो सारे दरवाजे को खोल सकता है। ज्ञान और शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। चाहे कितना ही आप भौतिक तकलीफ में हो, भौतिक सुविधा आपके पास नहीं हो, लेकिन आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। उनका एक लाइन और मुझे याद आ गया जो बहुत ही प्रचलित है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो शिक्षा पर जो उनका प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से इतना गरीब परिवार में, दलित परिवार में जन्म लेने के बाद ही शिक्षा के बदौलत ही जितनी डिग्रियां उन्होंने ली हैं, किसी राजनेता के पास नहीं है, आज तक रिकॉर्ड है। मसौदा होगा भी समिति नहीं। का अध्यक्ष बनाया गया उनकी डिग्री के बल पे। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताया जाता है उनकी डिग्री के बल पे। भारत रत्न की उपाधि मिली उनकी डिग्री के बल पे। तो मैं कहना चाहूँगा सभी युवा साथियों से कि जो भी आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मैनेज करते हुए आप जरूर पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। अगर मन लगा के पढ़िएगा निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। निरंतरता आपकी बनी रहनी चाहिए, इसका जीता जागता प्रमाण मेरे घर में है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्कूल में जाके आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छे संसाधन के साथ पढ़िएगा तभी आप सफल होइएगा। हमारी बहन वीडियो बनी हुई है, आपके हाटा से पढ़ के बनी हुई है, लेकिन उसके पास क्या था? निरंतरता थी कि हम पढ़ेंगे और लक्ष्य को हासिल करेंगे। एक टारगेट बना करके आपको उस पर उस लगन के साथ काम करना होगा, उस लगन के साथ पढ़ना होगा कि जब तक हम उस टारगेट को पूरा नहीं करेंगे हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाइए। हाटा नगर पंचायत की तमाम जनता भी आपको देख रही होगी, आप मैं उनसे जनता क्या से कहना यही अपील करूंगा, विनम्र आग्रह भी करूंगा कि अगर बच्चे आपके पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप आधी रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षा अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब उसको मिलेगी तो वो राष्ट्र और समाज का बेहतरीन तरीके से निर्माण कर सकता है। आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, उसका भविष्य सफल होगा तो निश्चित रूप से आपको सुखी होगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, सफाई को लेकर के, खुल के कहिए सर। जैसे सफाई होता है, कचरा वाला आता है लेकर चला जाता है। कुछ लोगों की मानसिकता है कि चलिए उसको कूड़ा कचरा को उठा कर फेंक देंगे रोड पे, वो तो सफाई उठा के चला गया। अब जो कचरा है उनके दरवाजे पे है, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में हो या कागज के रूप में हो। प्लास्टिक के तो नली में जाएगा तो जाम का कारण बनेगा, हमारे शरीर में प्रतिकूल असर डालेगा। और अगर कागज का टुकड़ा है तो गाड़ियां आएंगी जाएंगी, उससे जब वो कुचलेगा तो धूल बनेगा, जब धूल बनेगा तो हमारे दुकान में जाएगा, हमारे घर में जाएगा, हमारे बेडरूम तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हानिकारक है। तो मैं चाहूँगा, तमाम जनता से ही कहना चाहूँगा कि सफाई पर विशेष ध्यान दें, ताकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण कर आपको ये पाएंगे। पॉडकास्ट देख करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। मेरी प्रयास रही कि मैं सार्थक संवाद कर पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ लोगों का कमेंट कि अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए, कोई आपसे चुनाव के प्रति द्वेष रखे, कोई आपको असभ्य भाषा का प्रयोग करके बोले, तो क्या आपका प्रतिक्रिया उल्टा आएगा या फिर उसके सापेक्ष में आएगा? आप इसके प्रति क्या सोचते हैं? देखिए, उसका जो विचार है वो करे, लेकिन मेरा जो अपना विचार है, मैं उसको गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करवाऊंगा। क्योंकि जब आप समाज सेवा के फील्ड में उतरते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरह का कमेंट करते हैं, तो उसके पीछे भागना मेरा काम नहीं है। मुझे बस इस पे फोकस करना है कि मैं क्या काम कर सकूं जिससे कि आम जनमानस को फ़ायदा पहुंचे, उनकी विकास जो है वो और गति से आगे बढ़े। और सर, आलोचना करना, अगर आलोचक न हो तो एक अच्छे जो समाजसेवी हैं या फिर राजनेता हैं वो निखर नहीं पाएंगे। इसके ऊपर एक कबीरदास जी दोहा लिखे हुए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल होए सुहाए।
जो निंदा करने वाले हैं उनको संभव हो तो अपने आंगन में कूटी छवा दीजिए, ताकि वो हमेशा आपका निंदा करें, और जो आपके अंदर कमी है वो उजागर करेंगे। आपको तो पता नहीं कि हमारे अंदर क्या कमी है, जो ही उजागर करेंगे आप उसको करने का प्रयास करेंगे। जब आप अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी जो कमियां हैं दूर हो जाएंगी। और आलोचना करना भी लोकतंत्र की खूबसूरती है, बिल्कुल आलोचक होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि वो मेरे आलोचक हैं, और उनको मैं अपने दिल के करीब रखना पसंद करूँगा। हाटा नगर पंचायत की मुख्य समस्याओं में से एक ये भी है कि जब बारिश होती है तो हाटा नगर पंचायत में चलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मामूली सी बारिश होती है लेकिन पानी का जो जमाव है ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को कठिनाइयों बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। इस पे आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं सर आप। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल कार्य करने की इसमें आवश्यकता है। नगर पंचायत हाटा का जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरह से कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड है। जैसे नगर पंचायत हाटा के पूर्वी छोर पे सरपनी का जो नाला है, जो नहर जिसको बोला जाता है, और नगर पंचायत हाटा के पश्चिमी छोर पे सतौना का जो नहर है, वो दोनों जो है पानी निकासी का बहुत बड़ा जरिया है। अगर पूरब से पश्चिम तक एक बड़े सीवरेज का, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, निर्माण अगर करा दिया जाए नगर प्रशासन के थ्रू, और जो गली है, रोड है, छोटी छोटी जो नालियां हैं जो बन रही हैं, उसमें जाकर उसको मिला दिया जाए, तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक जल जमाव की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, अभी मैं पिछले बार मुहर्रम का जो फंक्शन अभी बीता हुआ है मुस्लिम बंधुओं का, उस दिन कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से मेरी मुलाकात हुई, और उसी समय 2 किसान हमसे आके शिकायत करने लगे कि मैडम आपके सामने बैठी हैं और आप बात को रखिए, क्योंकि वो पहले से इस मुद्दा को रखे थे हमारे पास में। जो हम लोगों का निवास है आपके जो जो मंच के ठीक पश्चिमी साइड, जो हाटा और तिमई का सिवान जो बोला जाता है, उसमें करीब करीब 100 बीघा जमीन जो है, गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम है या जाड़े का मौसम है, आप सर कभी भी जाइएगा तो सिंचित जमीन में 2 से 2.5 फीट पानी हमेशा भरा रहता है। कारण क्या है? उसका सही से निकासी नहीं है। जितने भी किसान हैं जिनका वो आजीविका है, जिसका 2 बीघा है, 4 बीघा है, जिससे उनके घर का जीविका चलता है, वो मजबूरी में वो खेती करना छोड़ दिए हैं। वो जमीन असिंचित के रूप में अभी विद्यमान है, जाकर दे सकते हैं। मैं नगर प्रशासन से विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर थोड़ा सा उस पर अगर दिमाग लगाया जाए, उसकी निकासी की व्यवस्था कर दी जाए, तो सैकड़ों किसान खुशहाल हो जाएंगे और पुनः असिंचित से उनकी जमीन सिंचित के रूप में बदल जाएगी। और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देंगे, बहुत बहुत शुभकामना देंगे। इसलिए मैं बारंबार प्रार्थना करूंगा नगर पंचायत से, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, एक बार विजिट करें और उसका निराकरण करें, ताकि पानी का समुचित निकास हो सके। बिल्कुल। सभापति महोदय से मेरी भी आग्रह है कि केवल व्यापारियों पर ध्यान ना दें, बाकी जनता भी है उनके पक्ष में, किसानों पे भी उनकी निगरानी जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे अपने मंच पे बुला करके कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं बारंबार आपका आभारी हूँ।